Hello students, myself Kapil Joshi and I am Deputy Head of Maths Department in Resonance। और जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, आज जेई मेन का सेशन 1 स्टार्ट हो चुका है या जनवरी अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुका है और आज 27 जनवरी को शिफ्ट 1 में जो जेई मेन का पेपर एक कंप्लीट भी हो चुका है और उस पेपर में जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा ये उन बच्चों की मेमोरी पर बेस्ड है जो बच्चे 27 जनवरी को यानी आज को शिफ्ट 1 में जिन्होंने पेपर दिया है, ये उन बच्चों की मेमोरी पर बेस्ड है ना। तो हो सकता है स्लाइड डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो, कहीं √2 हो तो हो सकता है √3 बच्चे ने बताया हो, या कोई एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट हो, 2a+b की जगह a+2 भी हो सकता है, या हो सकता है कोई सिंगल चॉइस में हो, मतलब तो वो इंटीजर टाइप में आया हो, हमने सिंगल चॉइस में ले लिया हो। तो जो भी बच्चे ने बताया आके वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है, शीटों में भी है अपने और पहले भी जेई में पूछा गया है, इवन एडवांस में भी पूछा गया है और जेई मेन में भी पूछा गया है। तो इसमें मैंने निकाला नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन दिस 4, 5, 14 अप टू 25 टर्म्स। तो एक प्रोग्रेशन हमारे पास ये है, दिस इज 4, 9, 14 और नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है इसमें 25 टर्म्स। और दूसरा जो प्रोग्रेशन हमारे पास है वो 3, 6, 9 अप टू एंड सो ऑन, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखी है 37 टर्म्स हमारे पास है, 37 टर्म्स। हमें करना क्या है, इन दोनों एपी के अंदर, दोनों एपी हमें दिख रहा है ना, इन दोनों एपी के अंदर कितनी टर्म्स कॉमन है हमारे पास, यानी ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं। तो देखो अगर ध्यान से देखेंगे ना हम, तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इन दोनों एपी के अंदर जो कॉमन टर्म्स आएंगी उनमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो 9 आएगा। तो हम उन कॉमन टर्म से काउंट करना है हमें, और उन हम जानते हैं उन कॉमन टर्म से भी एक एपी बनेगी। तो कॉमन टर्म्स में जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगा वो 9 आएगा। अब इस एपी का अगर मैं देखूंगा तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं यहाँ से 5 आ रहा है, और इस एपी का अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूंगा तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3। तो हम जानते हैं जो इनमें कॉमन टर्म्स आएंगी उनका कॉमन डिफरेंस हम निकालना जानते हैं, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनका एलसीएम होता है ना, और जो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास इनका एलसीएम आ गया 15। अब अगर मैं एक एपी बनाना चाहूं जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और उसका कॉमन डिफरेंस 15 है, तो उसका जनरल टर्म निकाल लेता हूं मैं, यानी इनमें जो कॉमन टर्म्स आएंगी उनसे एक एपी बनेगी, उसका फर्स्ट टर्म 9 होगा और कॉमन डिफरेंस 15 होगा, है ना। तो हमें अब यहां देखना है हमें, लेकिन ये भी ध्यान रखना है इसमें 25 टर्म्स है और इसमें 37 टर्म्स है। तो अगर मैं इस एपी का 25 नंबर का टर्म निकालना चाहूं, अगर मैं इस एपी का 25 नंबर का टर्म निकालना चाहूंगा तो T25 जो आने वाला है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, a + n-1 इंटू डी, और डी हमारे पास है 5, तो दिस विल कम आउट टू बी 124। और अगर मैं इस एपी का 37 नंबर का टर्म निकालना चाहूंगा, 37 नंबर का टर्म, तो बेसिकली दिख रहा है यहाँ पर जो Tn है वो 3n की फॉर्मेट में है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो 3 इंटू n की फॉर्मेट में अगर है तो 3 इंटू 37, तो दिस विल कम आउट टू बी 111। तो इसका जो 37 टर्म है 111 है। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें ये तो मालूम पड़ गया जो कॉमन टर्म्स आएंगी उनमें फर्स्ट कॉमन टर्म 9 होगा, उससे जो एपी बनेगी उनका कॉमन डिफरेंस 15 होगा। हमें ये इंश्योर करना है क्योंकि कॉमन टर्म इससे बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें और इसमें ये नंबर हमारे पास छोटा है, तो जो कॉमन टर्म्स आएगा वो 111 से जो है बड़ा नहीं हो सकता। अब मैं जो कॉमन टर्म्स आई हैं जिसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है और कॉमन डिफरेंस 15 है, इसका nth टर्म निकाल लेता हूँ ना। तो अगर मैं nth टर्म कैलकुलेट करूंगा तो a + n-1 और इंटू डी इज 15। ये एपी जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 15 है, उसका मैंने nth टर्म कैलकुलेट कर लिया, तो इट विल कम आउट टू बी 15n-6, याद आएगा 15n-6, एंड 15n-6 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 111। बस अब यहां से कैलकुलेट कर लूंगा और यहां से जो भी n की वैल्यू आएगी दैट विल गिव द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू गिवन एपीज। Therefore 15n-6 must be less than equal to 111, 15n less than equal to 117, so n is less than equal to 7.8. Therefore number of common terms in the two given APs will be equal to 7. Therefore correct answer will be equal to 7. तो ये आसान की कैटेगरी में इसलिए काउंट करूंगा क्योंकि ये सवाल हमारे सामने काफी बार आ चुका है, टेस्ट वगैरह में भी आया था अपने ना, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह के अंदर भी, शीट में भी है, एडवांस में भी आया हुआ है, तो इसको इजी की कैटेगरी में काउंट करूंगा ना। तो अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड सवाल है, आई थिंक ये भी इजीएस्ट सवालों की कैटेगरी में। इसमें सिर्फ रैशनलाइज करना है, लिमिट लगानी है, इस फॉर्मेट में लिखना है, कंपेयर करके मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ निकाल सकते हैं हम, इसमें अगर मैं रैशनलाइज करूंगा
इसको मैंने i मान लिया, हमें दिया हुआ है वैसे इसकी वैल्यू ये है। तो इफ i इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, 0 से 1 लिमिट लगा हुआ है, इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और रैशनलाइज करने के बाद नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा ना। बता मुझे लिमिट लगानी है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 विल रिमेन आउटसाइड, इसको मैंने कॉमन ले लिया। इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो पावर 1/2 है, 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 आ जाएगा, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 3 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 3/2। सेम प्रोसेस में यहां फॉलो कर लेता हूं, 2/3 और इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 3/2, और लिमिट लगा देता हूं मैं 0 to 1, एक बार में 1 रख देता हूं, एक बार 0 रख देता हूं। 2/3 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर वाला, तो व्हाट वी गेट 1/3, ये 1/3 आ जाएगा। एक बार में रख देता हूं x बराबर 1, तो व्हाट वी गेट 4 to the power 3/2 माइनस 1 रख रहा हूं तो 2 रेस्ट टू पावर 3/2। अब मैं 0 रख देता हूं उसमें ना, तो 0 रखने पर आएगा 3 रेस्ट टू पावर 3/2, और यहां 0 रखने पर आएगा हमारे पास 1 to the power 3/2 दैट इज 1। मतलब ये सिंप्लीफाई करना है बच्चों मुझे ना, और इसको सिंप्लीफाई करके निकालना है मुझे। तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं देखूंगा तो 1/3 तो मेंटेन रहेगा ना, 1/3 मेंटेन रहा हमारे पास, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दिस इज 4 to the power 3/2 इज 8, दिस 8 एंड माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा बच्चों है ना। इसके बाद ये देखता हूं, दिस इज -2√2, दिस इज -2√2, और इसको अगर मैं देखूंगा तो -3√2, दिस इज -3√2, 3√3, 3√3, ये ऐसा आ जाएगा। बस 3 से डिवाइड कर दो उसको आप, तो व्हाट वी गेट 3 - 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड -√3। बस बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर करना है, हमें दिया हुआ है, हमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमें गिवन है कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज दिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, in order to find the value of this we have to calculate the value of ABC, and we will calculate the value of ABC by comparing this and this। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वी आर गेटिंग a बराबर 3, b is come out to be, या b will come out to be -2/3 and c is equal to -1। बस इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बच्चों यहाँ पर है ना, और जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिख रहा है a is equal to 3 है, b को अगर मैं -2/3 रिप्लेस करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी +2, और -4c से कितना आ जाएगा +4, एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 9। तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी की कैटेगरी में था बच्चों ना, बड़ा आसान सा इंटीग्रल था, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करते आजकल जेईई मेन में ना, लेकिन ये सवाल आसान सा सवाल आया हमारे सामने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं बच्चों में। अगेन ये एजी पर बेस्ड सवाल है, फिर सीक्वेंस का सवाल आ गया ना, 2 सवाल आ गए, एक सीक्वेंस का देख चुके हैं ना, वो एपीपी पर बेस्ड था, और ये एजीपी पर बेस्ड है, एजीपी पर बेस्ड है, और इसमें सम दिया हुआ है, हमें पी निकालना है ना। तो क्लियर कट दिख रहा है इसमें एपी तो है ही सही, 3 प्लस पी, 3 प्लस 2p, इससे एपी बन रही है, और जो जीपी हमारे पास है वो 1/4, 1/4 टू द पावर 2, इसका हमें बना हुआ है जीपी। तो हमें सम निकालने का तरीका पता है, जो जीपी की होती है उसका जो कॉमन रेशो होता है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, एंड द कॉमन रेशो जो जीपी इसमें उसका जो कॉमन रेशो है 1/4 है, तो 1/4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। गिवन इक्वेशन तो ये 8 + 3 एंड +3 + p/4, 3 + 2p अपॉन 4 टू द पावर 2 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म्स है हमारे पास इस जेपी के अंदर, और इसका जो कॉमन रेशो हमारे पास है, जो जीपी का कॉमन रेशो है दैट इज 1/4। बस उस कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, और एक टर्म को शिफ्ट करके मैं माइनस कर दूंगा। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2 बन जाएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करूंगा इसको मैं एक टर्म आगे, तो 3/4 इट विल बिकम 3 + p अपॉन 4 टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। बट इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना, और अगर दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 8 - 2 = 6, तो उससे 6 आ जाएगा बच्चों। 3 के नीचे कुछ था नहीं, 3 को मैंने मेंटेन रखा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो व्हाट वी गेट p/4, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वी गेट p/4 टू द पावर 2 प्लस लाइकवाइज आगे आ जाएगा p/4 टू द पावर 3। बस मुझे p निकालना, तो ये इनफाइनाइट जीबी वापस बन गई हमारे पास है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट जीबी बनेगी हमारे पास, और इसको जो है मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसको इंटरचेंज कर लो तो 6 - 3 से कितना आ जाएगा, 6 - 3 से 3 आ जाएगा, therefore 3 is equal to p/4 प्लस p/4 टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये अगेन एक इनफाइनाइट जीबी बन गई है ना, और इसका सम निकाल सकता हूँ ना, a/1 - r, तो a is p/4 and r is 1/4, and therefore this is equal to 3 is equal to p/3, and therefore p will come out to be 9, so the value of p will come out to be 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 9। एजीपी का सवाल था ये, और ठीक है इस तरह के सवाल भी काफ़ी करते हैं हम लोग क्लास में, तो इसको भी देखा जा सकता है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम।
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड सवाल आ गया। द कॉर्ड लेंथ ऑफ दिस एलिप्स विद द मिड पॉइंट 1,2/5 इज इक्वल टू, यानी एलिप्स है, इसकी हमें उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट अपन ये लगाते हैं कि अगर कोई कर्व है डिग्री 2 वाला और अगर वो किसी लाइन पर कोई कॉर्ड कट कर रहा है तो उस कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं। इस तरह के काफी सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्ड का इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉर्ड को एलिप्स को सोल्व कर लेंगे, उससे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, या एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉर्ड का इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट इज t बराबर s1। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही फॉर्मूला लगाते हैं हम, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है तो t का मतलब हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, दैट इज x1 अपॉन 25 प्लस y1 का मतलब यहाँ 2/5 है एंड दैट इज 16 माइनस 1। तो ये तो t का रोल प्ले कर रहा है ना। s1 का मतलब उस पॉइंट को रख दूंगा बस में, तो x को मैंने x की जगह 1 रखा, y को रिप्लेस कर रहा हूं मैं 2/5 से, दैट इज 4/25 और 16 अपनी जगह मेंटेन है। ये t बराबर s1 हो गया ना। तो इससे मेरे को कॉर्ड की इक्वेशन मिलने वाली है बच्चों ना। इस -1 से मैं -1 को कैंसिल कर दूंगा और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो व्हाट वी गेट x/25 एंड प्लस y/40 इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/25 एंड प्लस दिस इज 4/100। अब थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को और यहां से सिंप्लीफाई करके मैं कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकता हूं ना। तो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 4x, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10/4 आ जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा, 5/2 इंटू y और इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 4 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा बच्चों। इसको मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वी गेट 8x एंड प्लस 5y एंड इज इक्वल टू 10। तो ये कॉर्ड का इक्वेशन आ गया बच्चों हमारे पास। अब इस कॉर्ड को, ये इलिप्स इस लाइन पर जो कॉर्ड कट करेगा उस कॉर्ड की मुझे लेंथ निकालनी है। डेटा भी थोड़ा इनकन्वीनियंट सा लग रहा है, मतलब फैक्टर वगैरह अच्छे से नहीं होंगे, इसका मतलब ये है ना, थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से देख सकता हूं कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। अब मैं इलिप्स को सोल्व करने की कोशिश करता हूं, उससे x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा मैं ना। तो पहले इलिप्स की इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो वी कैन रीराइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एज 16x² प्लस 25y² एंड इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा हमारे हिसाब से 400, दिस इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। अब मैं इस इलिप्स को और इस लाइन को सोल्व कर रहा हूं, तो देखो 25y² है तो वहां से 5y निकालना चाहिए मेरे को, है ना। बस वहां से 5y निकाल लेता हूं मैं और x में क्वाड्रेटिक बना दूंगा, उससे आ जाएगा 10 माइनस 8x, तो x में क्वाड्रेटिक बना लूंगा तो 16x², दिस इज 16x² प्लस 25y² का मतलब उसका स्क्वायर हो गया। अब उसमें से मैं क्या 2 कॉमन ले लेता हूं, देखो आप, है ना, वहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया एंड वी गेट 5 माइनस 4x, ये ऐसा आ जाएगा एंड 25y² विल बिकम 4 इंटू 4x माइनस 5, वो तो 5 माइनस 4x लिखो या 4x माइनस 5 लिखो, एक ही बात, इज इक्वल टू 400। इस 4 से डिवाइड कर दिया मैंने तो वी गेट 4x²। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 16x² प्लस 25 एंड 40x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करने पर 100 आ जाएगा बच्चों ने। तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया हमारे पास, दिस इज 20x² माइनस 40x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे क्वाड्रेटिक बन गया बच्चों ने। इसको हम चाहें तो अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करने पर 4x² माइनस 8x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों उसको मैंने, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया ना। अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट हमारे पास हैं वो रूट से मुझे मतलब है, लाइन हमारे पास ये है, इसके अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप हमारे पास है इसका m इज इक्वल टू -8/5, ये इस कॉर्ड का स्लोप हो गया ना। और हमारे पास ये x में क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक के रूट हमें पता है x1 x2, इस क्वाड्रेटिक के रूट मैंने एज्यूम कर लिया कि x1 x2 इस क्वाड्रेटिक के रूट है ना, तो मैं यहां से x1 प्लस x2 निकाल सकता हूं। इसको एक बार आगे लिखता हूं मैं, 4x² माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट हमारे पास है वो x1 x2 है और जो कॉर्ड थी हमारे पास, उस कॉर्ड का स्लोप कितना था बच्चों -8/5, उस कॉर्ड का स्लोप था -8/5 और ये 4x² माइनस 8x माइनस 15। बस अब हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो कॉर्ड की लेंथ जानते हैं, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m²। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं।
m हमारे पास है, बस मुझे x1 माइनस x2 निकालना है ना, तो वो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ x1 माइनस x2। उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, यहां से बोल सकता हूं मैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8/4 दैट इज इक्वल टू 2, और यहां से बोल सकता हूं x1 x2 इज इक्वल टू माइनस 15/4, देयरफॉर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इज x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। बस अब यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 19 आ गया बच्चों ये ना। देयरफॉर यहां से रख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 19, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ 19, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज, व्हाट इज m स्क्वायर, m स्क्वायर इज 64/25, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर रूट ऑफ 89/5, और मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पर इट विल कम आउट टू बी 1691/5, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 1691/5, 1691/5, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन अदरवाइज कंसेप्ट वाइज हमें कोई दिक्कत नहीं थी इसमें ना, इस तरह के सवाल भी काफी करते हैं ना हम, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल था बच्चों है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ये हमारे स्टेट से रिलेटेड सवाल है ना। तो इसमें हमें एक तो सिग्मा दिया हुआ है, 10 ऑब्जर्वेशंस का सम दिया हुआ है, और सम टेकन 2 एट अ टाइम दिया हुआ है हमें ना। बस उस 2 एट अ टाइम में ध्यान रखना है कि i इज नॉट इक्वल टू j, दिस इज फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j, ये दिया हुआ है 1100 के बराबर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 अप टू x10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जानते हैं, पहले हमें वेरिएंस निकालना पड़ता है, तब उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो सिंस फॉर्मूला हमारे पास है वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 माइनस x बार होल स्क्वायर बोले, ये ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 10 माइनस सिग्मा xi अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो सिग्मा xi हमारे पास है अल्टीमेटली, यानी ये जो रेशो आएगा हमारे पास, ये 5 आ जाएगा, 25 हो गया ना, तो मुझे सिर्फ सिग्मा xi स्क्वायर चाहिए ना, तो यहां रख लेता हूं मैं ना, देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर, i ऑब्वियस से बात है 1 से लेकर 10 तक है, अपॉन 10, 50/10 को मैं 5 लिख सकता हूं, 25 आ जाएगा ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो रिक्वायरमेंट आई है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की, उसके लिए वेरिएंस निकालूंगा पहले मैं, एंड फॉर देयर वेरिएंस वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा xi स्क्वायर, और सिग्मा xi स्क्वायर निकालने के लिए हमें पूरे 10 डेटा का सम दिया हुआ है, और सम टेकन 2 एट अ टाइम दिया हुआ है ना, तो हमें जानते हैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे हम। तो सिंस सिग्मा xi होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा xi xj फॉर एवरी i नॉट इक्वल टू j, i ग्रेटर देन j, मतलब x1 x2 आ जाएगा, इसमें x2 x3 आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये डेटा मुझे क्लियर कर दिया हुआ है ना, मतलब यहां से निकाल सकता हूं। ये कितना आएगा हमारे पास, दिस इज 50, तो 50 से आ जाएगा 2500, ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, प्लस 2 इंटू 1100, तो 1100 आ जाएगा ना, बस यहां से मैं निकाल सकता हूं। देयरफॉर सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर सिग्मा xi स्क्वायर, देयरफॉर सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 2200, तो 300 आ जाएगा बच्चों ना। Therefore, by using equation number 1, we calculate the variance, and therefore variance will be equal to 300/10 is 30 and minus 25. So variance is 5, and therefore the standard deviation is √5. So √5 is the correct answer. Standard deviation is √5. तो ऐसे बच्चों इस स्टेट्स के सवाल को कैलकुलेट कर लिया हमने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम। If the shortest distance of the parabola y square is equal to 4x from the center of the circle, इस तरह का सवाल भी पहले जेई में आया हुआ है, अपनी शीट में भी इस तरह का सवाल, वहां जनरली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछते हैं पैराबोला और सर्कल के बीच में, है ना। तो वहां भी हम यही कंसेप्ट लगाते हैं कि पैराबोला पर एक पॉइंट लेते हैं और उसके सर्कल से के सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा, जो बच्चों ने बताया है वो लिखा है बच्चों ने बताया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैराबोला और सर्कल के बीच में नहीं पूछा गया, ये पूछा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो कुछ नहीं, कॉमन नॉर्मल का कंसेप्ट लगाएंगे हम, और पैराबोला का कॉमन नॉर्मल निकालने के लिए पैराबोला का नॉर्मल लिखूंगा और सर्कल का नॉर्मल बनाने के लिए उसे सेंटर से पास करा दूंगा, तो उससे मुझे पैरामीटर वगैरह मिलेगा, उससे पैराबोला पर पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर मुझे पता है, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा लगा दूंगा मैं ना।
तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो पैराबोला हमारे पास लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास पैराबोला है, इसमें a इज इक्वल टू 1 है। तो इस पर अगर मैं कोई पॉइंट पीटी लूंगा तो पीटी पॉइंट का मतलब समझते ही बच्चों ना, टी स्क्वायर कॉमा 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो बस मुझे इस पैराबोला पर ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट सर्कल के सेंटर से नियरेस्ट आ जाए। तो मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ और उसको सर्कल के सेंटर से पास करा देता हूँ कॉमन नॉर्मल बनाने के लिए ना। तो सिंस वी नो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एट दिस पॉइंट t एंड दैट इज y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अगर सर्कल का सेंटर निकालना चाहूं बच्चों में तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2,8। बस इस नॉर्मल को मुझे 2,8 से पास कराना है बस ना। और जिसे मैं इसको 2,8 से पास कराऊंगा व्हाट वी गेट 8 प्लस 2x 2t इज इक्वल टू 2t प्लस t क्यूब। अब देखो यहां से t की एक ही रियल वैल्यू आएगी दैट इज t बराबर 2। और जैसे मैं t बराबर 2 की बात करूंगा द पॉइंट विल बिकम 4,4। तो दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच विल बी नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो p पॉइंट हमारे पास आया है इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दैट इज d इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा लगाता हूं इन दोनों के बीच में तो उससे 4 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा एंड देयरफॉर d इज स्क्वायर रूट 20 एंड देयरफॉर d स्क्वायर विल बी 20। द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर विल कम आउट टू बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगेन ये डिफरेंशिएशन का है, इस तरह का सवाल शायद हमारे डीबी में वो जो मॉड्यूल देते हैं हम आपको डीबीबी का, उसमें इस तरह का सवाल है हमारे पास। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f' 10। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं उसको सोल्व करने के लिए, सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं कि f' जो है वो a के बराबर है ना। लेट f' इज इक्वल टू a, ये मैंने एज्यूम कर लिया। f'2 इज इक्वल टू b मैंने एज्यूम कर लिया एंड f'3 f'3 को मैंने एज्यूम कर लिया c। सो दैट फंक्शन विल बिकम, वी कैन से दैट fx कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स एन प्लस c। ये फंक्शन हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एबीसी। अब मैं बस एबीसी में 3 इक्वेशन बना लूंगा और एबीसी में अगर 3 इक्वेशन आ जाएंगी तो उससे मेरे पास fx आ जाएगा, मैं f' निकाल लूंगा और f' की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। 1 बाय 1 में पहले डिफरेंशिएट कर लेता हूं उसको। फर्स्ट f' इज इक्वल टू दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। अब f' निकाल लेता हूं बच्चों में 6x प्लस 2a एंड f'' इज इक्वल टू दैट विल कम आउट टू बी 6। अब ये एबीसी में 3 इक्वेशन बनानी है मुझे। f' मुझे पता है तो यहां से मैं f' निकाल लेता हूं ना। सिंस f' बराबर हमारे पास a है तो यहां से इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। मैं इसमें x बराबर 1 रख देता हूं ना और x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा हमारे पास a आ जाएगा। तो व्हाट वी कैन से a इज इक्वल टू 3 प्लस 2a एंड प्लस b। दिस इंप्लाइज a प्लस b इज इक्वल टू -3। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली बच्चों। यहां से आ जाता हूं, अब मैं f'2 निकालूंगा ना, f'2 निकालूंगा। तो सिंस f'2 हमें गिवन है ना और वो b के बराबर है ना, तो सिंस f'2 इज इक्वल टू b, f'2 इज इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हो गया b इज इक्वल टू, बस अब यहां इसमें x बराबर 2 रख दो आप, तो उससे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और प्लस 2a आ जाएगा ना एंड देयरफॉर 2a माइनस b इज इक्वल टू -12। ये ऐसा आ जाएगा। अब f'' हमारे पास 6 के बराबर है और f'' 3c है। यहां से क्लियर कट कितना आ गया, इसका मतलब c इज इक्वल टू 6 आ गया ना। तो c तो 6 आ ही गया। अब बस मुझे a और b निकालने हैं तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं और ऐड करने से कितना आएगा 3a इज इक्वल टू -15 यानी a इज इक्वल टू -5 और अगर a -5 है तो b बराबर 2 आ जाता है ना। मतलब ये एबीसी की वैल्यू मैं रख देता हूं क्योंकि मुझे f' निकालना है। अब इसमें c तो रिक्वायर्ड था नहीं, देखो हमें क्योंकि f' निकालना है तो यहीं से मैंने क्या निकाल लिया f' निकाल लिया। बस यहां से मैं निकाल सकता हूं f'। देयरफॉर वी कैन से दैट f' इज इक्वल टू a की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ये दिस इज 3x स्क्वायर और a की रिक्वायरमेंट है a इज इक्वल टू -5 है तो माइनस का 10x और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है b इज इक्वल टू 2, b हमारे पास 2 आ जाएगा बच्चों, तो +2 आ गया ना। अब यहां से मुझे क्या निकालना है f' निकालना है। तो f' विल बी इक्वल टू दिस इज 100 से 300 आएगा, फिर ये माइनस का 100 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 202। तो ये 202 आ जाएगा बच्चों ना। इस तरह से ये इसका आंसर भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों ने बताया कि इंटीजर टाइप में आया था है
तो जो भी उन्होंने अपने मेमोरी के आधार पर जो उनको याद रहा वो बताया उन्होंने, और इसीलिए इसको इंटीजर टाइप की कैटेगरी में रखा है हमने। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 202।